ओके। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली है मैनेजिंग रिटेल होलसेलिंग एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा कि किस तरह से प्राइस को सेट किया जाता है, ठीक है, और कौन कौन से जो चैनल्स हैं वो इंटरलिंक होते हैं प्राइस को सेट करने में या अल्टीमेट कस्टमर को प्रोडक्ट को पहुंचाने में, ठीक है। अब हमने जो डिस्कस करना है, जब रिटेलर और होलसेलर की बात हो और हम रिटेलर और होलसेलर के बारे में डिटेल से ना पढ़ें, ये बात कंफर्म आप ये कर लें कि फाइनल टर्म में 1% इस चैप्टर में से लाजमी आ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस चैप्टर में से आने के, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करिएगा आप सब लोग, ठीक है। चलें, हम लोग पढ़ते हैं मेजर रिटेलर टाइप्स, ठीक है। कितने टाइप्स के रिटेलर्स होते हैं? स्पेशलिटी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट्स, convenience store, discount store, off-price retailer, superstore, catalog showrooms. These slides list the major types of retailer. Specialty store carry a narrow product line, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में जो चीज़ें होती हैं ये वो कैरी करते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर जो हैं कैरी सेवरल प्रोडक्ट लाइन। डिपार्टमेंटल में आप डिपार्टमेंट्स में किसी में जाएं तो मुख्तलिफ किस्म की आपको जो है ना लाइन्स में इस तरह से प्रोडक्ट मुख्तलिफ किस्म की करीब मिल जाती है। सुपर मार्केट में जिसमें बल्क अमाउंट में आप जो है ना वो चीज़ें लेके आते हैं एट लो प्राइसेस। सुपर मार्केट आर लार्ज, लो कॉस्ट, लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम, सेल्फ सर्विस स्टोर डिजाइन टू मीट टोटल नीड्स फॉर फूड एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ओनली जस्ट फॉर फूड एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इसमें हम जो है स्टोर में अवेलेबल होती हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स आर स्मॉल स्टोर इन रेजिडेंशियल एरियाज, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया जैसे हमारे शॉपकीपर्स हो गए, ठीक है। ऑफन 24/7 मीन्स टू से इट्स ओपन ऑल द टाइम, लिमिटेड लाइन ऑफ हाई टर्नओवर कन्वीनियंस प्रोडक्ट प्लस टेक आउट। ड्रग स्टोर्स कैरी परसेप्शंस एंड फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी एड्स, अदर पर्सनल केयर, स्मॉल ड्यूरेबल मिसलिनियस आइटम। डिस्काउंट स्टोर्स आर स्टैंडर्ड स्पेशली मर्चेंडाइज, लो प्राइसेस, हाई मार्जिन वॉल्यूम, जैसे कि ईद पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं उन पे खास स्पेसिफिकली डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। लो एक्सट्रीम वैल्यू और हार्ड डिस्काउंट स्टोर्स कैरी अ मोर रिस्ट्रिक्टेड मर्चेंडाइज मिक्स देन डिस्काउंट स्टोर बट एट इवन लो प्राइसेस, ठीक है। सुपर स्टोर्स में ऑफ प्राइस रिटेलर्स क्या हैं? carry leftover goods, overrun irregular merchandise sold at less than retail. Superstore are huge selling spaces routinely and purchase food and fashion items. Plus services catalog killers carry a deep assortment in one category. Supermarket, a huge store that combines supermarket, discount, wholesaling, retailing, etc. Catalog showroom include a broad selections of high markup, fast moving brand name goods sold by catalog at a discount. आप लोग जब इनकी मेजर रिटेल्स टाइप्स के बारे में डिस्कस करें तो आप बता दें स्पेशलिटी का मीन्स कि आप एक ही तरह की प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, स्पेशल किस्म की। डिपार्टमेंटल वाइज मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट डिपार्टमेंटल में, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट मिल जाती है। सुपर मार्केट जिसमें बल्क अमाउंट में चीज़ आती है, बल्क अमाउंट में सेल होती है, ठीक है, एट लो प्राइसेस में बाज़ दफ़ा, ठीक है, जैसे थोक पे आप अक्सर बोलते हैं। कन्वीनियंस स्टोर जो इजीली कन्वीनियंटली आपके घरों के पास होते हैं, जैसे शॉपकीपर। डिस्काउंट स्टोर खास किस्म के ईद पे या स्पेशल इवेंट पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, रमजान ऑफर, इस तरह के स्टोर्स। ऑफ प्राइस रिटेलर्स, ठीक है, मीन्स टू से कि स्पेशल ऑफर चल रही हो किसी इवेंट को लेके, उस किस्म के स्टोर्स। सुपर मार्केट्स, जो बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स हैं जो बल्क में जो हैं वो डील करती हैं, बट ये जो बल्क में डील करती हैं ये डील करती हैं ब्रांड्स को, ठीक है। कैटलॉग शोरूम, ये भी जो होती हैं ये हाई मार्कअप पे होते हैं, फास्ट मूविंग होते हैं, ब्रांड नेम गुड्स सोल्ड बाय कैटलॉग एट अ डिस्काउंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लेवल ऑफ रिटेल सर्विसेज, ठीक है। लेवल क्या रिटेल सर्विसेज का? सेल्फ सर्विसेज दें, ये सेल्फ सिलेक्शंस कर लें, लिमिटेड सर्विसेज हो या फुल किस्म की सर्विसेज हैं। रिटेल की सर्विसेज के लेवल किस क्या क्या हैं? रिटेल मीट वाइडली डिफरेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर service level and specific level. They position themselves as offering one of four level of the services. Self services is the counterstone. Self-services is the cornerstones of all discount operations. Many customers are willing to carry out their own, ठीक है।
अक्सर देखा होगा कि मोस्टली जो बड़े बड़े जो जैसे शालमी हो गया, वहाँ से जो बल्क में चीज़ें प्रोडक्ट जो परचेज करते हैं, उसमें या शेरावाली में बैक साइड पे जाएं तो अक्सर शॉप्स आपको नजर आएंगी जो बल्क में प्रोडक्ट लेके बैठी होती है। वो उनका क्या काम होता है कि एक आइटम अगर हमसे हमसे मांगे, तो जैसे मोची गेट में जाए तो जूतों की बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, वहाँ से आपको एक आध पेयर नहीं मिलता। जब भी उनसे परचेज करें, हम कहते हैं बल्क की बात करें, बल्क में आप परचेज करना चाहते हैं, हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो क्या होता है कि वो जो कस्टमर एक जाता है उसके पास, या एक रिटेलर जब जाता है, तो रिटेलर जाके उनसे पूछता है कि आप क्या चीज़ परचेज करना चाहते हैं, तो कितनी परचेज करना चाहते हैं। परचेज करने के बाद वो पूछता है कि हमारे पास कन्विंस है, अगर आप इतनी पे करें तो आपके डोर स्टेप पे जहाँ पे आप चाहेंगे आपको उतार देंगे। बट मोस्टली जो लोग हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि वो खुद से अपनी सर्विस के थ्रू जो है ना वो चीज़ें लेके जाएं। ठीक है, सर्विस सिलेक्शन उनकी अपनी होती है। ठीक है, उसके बाद जो होता है कुछ लिमिटेड सर्विसेज उनके पास होती हैं, वो कहते हैं ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ये चीज़ों के लिए आप अपनी सर्विस का अरेंज करें। देन होता है फुल सर्विसेज। फुल सर्विसेज में क्या होगा कि लिमिटेड सर्विसेज मींस दिस रिटेलर कैरी मोर शॉपिंग गुड्स एंड सर्विसेज सच एज क्रेडिट and merchandise return privileges. With full services sale, people are ready to assist in every phase of the locate, compare, selected process. Customer who like to be waited for to prefer this type of stores. ठीक है, फुल सर्विसेज मीन्स कि जहाँ पे आपको फुली सर्विसेज दी जाती हैं, कि वेदर यू हैव टू सिलेक्टेड योर ऑन सर्विसेज, ऑन सेल्फ सर्विसेज, वेदर यू हैव टू सिलेक्टेड फ्रॉम देयर सर्विसेज, विच एवर यू प्रेफर दैट, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, दिस वाज द बेसिकली लेवल्स ऑफ रिटेल सर्विसेज। नेक्स्ट वन है नॉन स्टोर रिटेलिंग। ठीक है, नॉन स्टोर रिटेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड ऑटोमेटिक वेंडिंग। ठीक है, जो नॉन स्टोर रिटेलिंग होते हैं उनको अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी भी एडवर्टाइजमेंट की या चैनल की जरूरत नहीं होती, सर्विसेज की जरूरत नहीं होती, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट एंड चैनल्स की जरूरत तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए होती है जो ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं, बट अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उन्हें सर्विसेज की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग has root in direct mail and catalog marketing. ठीक है, it includes telemarketing, television direct response marketing and electronic शॉपिंग। ठीक है, जिसमें आप इलेक्ट्रिकली जो है ये टेलीविजन के जरिए से या इंटरनेट के जरिए से आप जो है डायरेक्ट सेलिंग एंड परचेज कर रहे होते हैं, आपको किसी भी इंटरमीडिएट या सर्विस की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट सेलिंग क्या होगी? डायरेक्ट सेलिंग आल्सो कॉल्ड मल्टी लेवल सेलिंग and network marketing in a multi-billion dollar industries with the hundred of companies selling door to door और एट होम सेल्स पार्टीज। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग वही जैसे आप लोग कह रहे हैं, कुछ कंपनीज हैं जो विदाउट चार्जेस प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ऐड करके वो एट डोर स्टेप्स जो है ना आपको जो है वो चीजें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक वेंडिंग ऑफर। अ वैरायटी ऑफ मर्चेंडाइज इंक्लूड इम्पल्सिव गुड्स सच एज सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड मोर। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे वेंडर हैं कि जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सिगरेट्स, ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक, वो ऑटोमेटिक वेंडिंग में आ जाते हैं। बाइंग सर्विसेज इज अ स्टोरलेस रिटेलर सर्विस, अ स्पेसिफिक client usually employee of large organizations where are entitled to buy from a list of retailer that have agreed to give discount in return of membership। ठीक है, जो इस चीज़ पे एग्री होते हैं कि आपकी मेंबरशिप के रिटर्न पे आपको वो एक स्पेशल किस्म का डिस्काउंट देंगे। जैसे आप किसी यहाँ पे चले जाएं, KFC चले जाएं, AFC चले जाएं, या जिनके आप कार्ड आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है, आप अगर जिनके पास कार्ड है, अगर वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे तो हम उसको इतना % डिस्काउंट देंगे। ठीक है, जो कार्ड जिनके पास नहीं है उनको इतने का जो चार्ज किया जाएगा। तो ये एक जो डायरेक्ट जो है ना जो आपको दी जाए कि डिस्काउंट दिया जाता है फॉर योर मेंबरशिप, ये भी जो आता है नॉन स्टॉप रिटेलिंग में आता है। चैलेंजेस इन द रिटेल इन्वायरमेंट। रिटेल इन्वायरमेंट में चैलेंजेस किस तरह के फेस करने पड़ते हैं? न्यू रिटेल फॉर्म एंड कम्बिनेशंस। ठीक है, जब आपको न्यू रिटेल बनानी पड़ती है तो आपको उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशन को मिक्सअप करना पड़ता है। कंपटीशन बिटवीन स्टोर बेस्ड एंड नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। पीछे आपने स्टोर बेस्ड पढ़ा, और नॉन स्टोर मीन्स जैसे आपका स्टोर नहीं, आप ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं, डायरेक्ट आप सेल कर रहे होते हैं कस्टमर को। और स्टोर बेस्ड मीन्स टू से आपका स्टोर है और उसके जरिए से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो दोनों के दरमियान में कंपटीशन जो है ना वो इन्वायरमेंट, जो रिटेल इन्वायरमेंट है उसको चेंज कर देता है। ग्रोथ ऑफ गेन रिटेलर। ठीक है, जिस तरह से जितनी ज़्यादा रिटेलिंग में ग्रोथ, जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, जैसे स्टोर बेस की एंड नॉन स्टोर बेस की,
तो फिर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा उनको फायदा होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा रिटेल इन्वायरमेंट में क्या होगा, बेनिफिशियल होगा उसके लिए। डिक्लाइन ऑफ मिडल मार्केट रिटेलर, जब आप स्टोर बेस्ड एंड नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग करते हैं, स्टोर बेस्ड में आपको रिटेलर की ज़रूरत होती है, इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत होती है, जबकि नॉन स्टोर बेस्ड में आप क्या करते हैं, आप डिक्लाइन कर देते हैं, आप उसकी जो रेशो होती है मिडल मार्केट की, मिडल मार्केट रिटेलर की, वो रिड्यूस कर देते हैं। ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, आप जो है आप नॉन स्टोर बेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम से कम करते हैं, जबकि नॉन स्टोर बेस में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हमारा जो रिटेल इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। ग्लोबल प्रोफाइल ऑफ मेजर रिटेलर्स, ठीक है, अगर आप मेजर बड़े बड़े जो बल्क अमाउंट में सेल करते हैं आइटम्स, उनकी अगर आप प्रोफाइल चेक करें तो आपको पता चलेगा कि उनकी हैवीली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो नॉन स्टोर बेस पे होती है, नॉन स्टॉक बेस सेलिंग पे होती है। ग्रोथ ऑफ शॉपिंग मार्केट, ठीक है, जितनी ज़्यादा ग्रोथ शॉपर्स की हो रही है, मीन्स टू से शॉपर्स मीन्स के यू हैव टू बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा जो नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग है उसकी जो रैंकिंग है वो हाई हो रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर इनका कंपैरिजन आप करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है, और रिटेल एनवायरनमेंट गोइंग टू इम्प्रूव। रिटेलर्स मार्केटिंग डिसीजंस, ठीक है, रिटेलर मार्केटिंग डिसीजंस, टारगेट मार्केटिंग, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, प्रोक्यूरमेंट, प्राइसेस, सर्विसेज, स्टोर एटमॉस्फेयर, स्टोर एक्टिविटीज, स्टोर एक्सपीरियंसेस, कम्युनिकेशन एंड लोकेशंस। ओके, जब एक रिटेलर जब उस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा होता है, रिटेलर जब कस्टमर को अल्टीमेट चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो किस किस चीज को मद्देनजर रखता है और किस किस चीज को मद्देनजर रख के वो अपनी जो सर्विसेज है उसको डिसाइड करता है, बट दे वांटेड टू गिव टू देयर कस्टमर्स, ठीक है। रिटेलर टारगेट मार्केट, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, procurement, prices and services. With this new retail environment as a backdrop, we will examine retailer marketing decisions in the area of target market, channels, product assortment, procurement, prices, services and store atmosphere, store activities and expertise, communications and locations. Target market means in which retailer wanted to target the market, ठीक है, and which type of product in this market are live and the customers are like to purchase this product. Procurement, which type of hiring you have to hire in the form of intermediaries, which deliver your product from at your place to the customers. Again, the services, which type of services you have to provide it at, ठीक है, it's a self based services, ठीक है, store based services, what type of services you have to provide it to take the to take the goods on that doorsteps of the customers. Store atmosphere, स्टोर का जो एटमोसफेयर है वो किस तरह का है और किस तरह का कस्टमर लाइक करता है, किस तरह का कस्टमर को ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए तो जो हमारी जो रिटेल की सर्विसेज है रिटेलर की वो इंक्रीज हो सके, ठीक है, या बेहतर हो सके, मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम बेनिफिट हासिल किया जा सके। स्टोर एक्टिविटीज, स्टोर में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जानी चाहिए, ठीक है, कि जिससे मिनिमम एक्टिविटीज हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। स्टोर एक्सपीरियंसेस, ऐसा पर्सन हायर किया जाए इंटरमीडिएट्स के तौर पे जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, ठीक है। कम्युनिकेशंस एंड लोकेशंस, कम्युनिकेशन एंड लोकेशंस के बारे में भी आप बताएंगे कि जो पर्सन है उसकी जो कम्युनिकेशन है और जो लोकेशंस है वो कहाँ पे है और वो जो डिसीजंस वो ले रहा है, जो डिसीजंस लेना चाह रहा है अपनी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, वेदर इट्स रॉन्ग और राइट, ठीक है। स्टोर एटमोसफेयर, स्टोर एटमोसफेयर मींस वॉल लाइटनिंग, सिंगेज, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, फ्लोर, सरफेस स्पेस एंड म्यूजिक, ठीक है। स्टोर का जो एटमोसफेयर होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए कि आप मींस टू से कस्टमर आपके स्टोर से इम्प्रेस हो जाए, ठीक है, और दे वांटेड टू परचेज समथिंग फ्रॉम दैट। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग आजकल जो न्यू मॉल्स जितने भी बनाए जा रहे हैं, फोर्ट्रेस, एम्पोरियम मॉल, दिस एंड दैट, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग वहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं बेशक वो कुछ ना परचेज करें बट वो विजिट करने के लिए जाते हैं, बट विजिट करने के चक्कर में और कुछ ना सही तो वो 2 या 3 घंटे तो वो स्पेंड करते हैं। तो 2-3 घंटों में वो कुछ कहते हैं हम कुछ खाने पीने की चीज़ परचेज कर लेते हैं, हम खाते हैं यहाँ पे बैठ के समथिंग ईट। तो क्या होता है फ्रेंड्स गैदरिंग में जा रहे होते हैं तो हम खा मीन्स कुछ ना कुछ तो वो परचेज करेंगे ना वहाँ से। तो इस तरह की आपकी डेकोरेशन होनी चाहिए, फ्लोरिश इस किस्म का आपने किया हो कि जो उसका इम्पैक्ट है आपकी जो कस्टमर है उसकी 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 नज़र में अच्छा पड़े। देन है टिप्स फॉर इंक्रीजिंग सेल इन रिटेल,
फेस। ठीक है, कौन कौन सी टिप्स हैं कि जो है जो सेल्स को इंक्रीज कर सकती हैं बाय द सर्विसेज ऑफ रिटेलर। ठीक है, कीप शॉपर्स इन द स्टोर्स। ठीक है, शॉपर्स आपके जो हैं वो स्टोर्स के अंदर अवेलेबल हों, कोई भी बल्क में आइटम परचेज करें आप उसको विद इन शॉपिंग बैग दें। ऑनर टू ट्रांजेक्शन जोन्स, डोंट मेक देम हर्ट, मेक मर्चेंडाइज अवेलेबल टू रीच एंड टच, नोट दैट men do not ask questions, remember women need space, make checkout easy। फोर्ट्रेस में आप लोग जाते हैं अक्सर देखोगे हर हर एक बल्क जो एक लाइन होती है उसके अंदर एक एक आपको जो है वो एक मर्चेंडाइज अवेलेबल मिलता है, जो आपको क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, मैम आप ये चीज़ परचेज करना चाह रही हैं, दिस वन, ये चीज़ परचेज करना चाह रही हैं, दिस वन। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि वहाँ पे चीज़ों को स्टोर करना या सेव करना इस तरह से पॉसिबल नहीं होता। तो क्या हो गया, इस तरह से अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, फीमेल के लिए एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, उनकी स्पेसिंग के लिए उनका एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो अपनी जो है सेल है उसको इंक्रीज कर सके। प्राइवेट लेबल ब्रांड, प्राइवेट लेबल ब्रांड को हम लोग कह सकते हैं आल्सो कॉल्ड रीसेलर, स्टोर हाउसेस और डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड। ठीक है, जो प्राइवेट लेबल ब्रांड होते हैं मीन्स टू से एक ब्रांड है उसका रेप्लिका आपने तैयार किया, उसको अपना ब्रांड ले दिया, तो मीन्स टू से लोकल लेबल ब्रांड, प्राइवेट लेबल ब्रांड। ठीक है, इज अ ब्रांड दैट रिटेलर एंड होलसेलर डेवलप, shop and marks and sponsor carry mostly on brand merchandise. For many manufacturer, retailer are both collaborations and competitor. According to the Private Label Merchandise Association, stores brand now account for 1 or every 4 items sold in US supermarkets, drug chain and mass merchandise. Private label buyers come from all socio-economic strata. Private labels are not a necessary phenomena. Consumer loyalty shift from merchandise to the retailers. जितना ज़्यादा आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड होगा उतनी ही ज़्यादा, प्राइवेट मीन्स यू हैव टू परचेज फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, जो आपका जो कंज्यूमर है वो बायर है वो आउटसाइड का भी हो सकता है। तो आपके पास इस हद तक आपके पास सोशल नेटवर्क आपका होना चाहिए कि आप जो अगर वो बायर परचेज करना चाह रहा है आपके प्रोडक्ट को तो वो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट ब्रांड की एक और एग्जांपल्स है, आप उसको देख लेंगे अब। अच्छा, उसके बाद है होलसेलिंग फंक्शंस। होलसेलर का मतलब क्या होता है, होलसेल उसके नाम से ही आपको क्लियर होना चाहता है हो रहा है कि जो मर्चेंडाइज से या मैन्युफैक्चरर से बल्क अमाउंट में चीज़ों को परचेज करता है, उठाता है, फिर आगे वो इंटरमीडिएट्स को होलसेलर के बाद रिटेलर को ऐड करता है, ऐड रिटेलर के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड करता है, इस तरह से सम और जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ऐड होने के बाद वो अल्टीमेटली किसके पास आता है, कस्टमर के पास आता है। तो वो क्या करता है, बेसिकली सेलिंग एंड प्रमोशन कर रहा होता है, बाइंग एंड असॉर्टमेंट बिल्डिंग कर रहा होता है, बल्क बल्क ब्रेकिंग, बल्क अमाउंट में चीज़ों को परचेज करता है, वेयर हाउसिंग उनके पास होने चाहिए उस चीज़ को फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग, मार्केट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट सर्विसेज एंड काउंसलिंग। ठीक है, मतलब ये वो फैक्टर्स हैं, वो फंक्शन है जो एक होलसेलर के पास होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एक बुक्स बनाने वाली एक फैक्ट्री है, ठीक है, पेपर मेकिंग। तो अच्छा, जब वो बुक्स को प्रिपेयर कर लेंगे बाइंडिंग करने के बाद, ठीक है, एक होलसेलर आता है उसको बल्क अमाउंट में परचेज करता है नोटबुक्स को, और बल्क अमाउंट में परचेज करने के बाद उसके पास एक फॉर एग्जाम्पल एक गोदाम, एक वेयर हाउस होना चाहिए। अब उसमें उसको रखता है, रखने के बाद अच्छा वो बल्क अमाउंट में परचेज किया, उसने उसको वेयर हाउसिंग में रख दिया, रखने के बाद अब उसका ये है कि उसने जो है उसको मल्टीपल सिटीज में जो है ना वो सेंड करना है। ठीक है, शॉपकीपर्स को या डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए रिटेलर को या किसी भी थ्रू से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू आप उसको डिलीवर करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में उसके पास ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, फाइनेंसिंग होनी चाहिए और रिस्क बेयरिंग भी एक होनी। रिस्क बेयरिंग का क्या मतलब है कि वो इतने जो बल्क में आइटम परचेज कर रहा है, कल उसके ऊपर टैक्स रेट बढ़ जाए, उसकी सेंडिंग में पेट्रोल के चार्जेस बढ़ जाए, ठीक है, तो आपको रेंट ज्यादा पड़ जाए एक सिटी से दूसरी सिटी में सेंड करने के लिए, जबकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है दूसरी सिटी में कस्टमर के साथ, रिटेलर के साथ, वो 10,000 का हुआ है, जबकि इनकम टैक्स रेट और पेट्रोल प्राइसेस अब होने की वजह से आपको वो जो 12,000 पे करना पड़ा है, आपको 2,000 लॉस में जा रहा है। तो आपको इस सिचुएशन में बाज़ दफ़ा रिस्क भी बेयर करना पड़ता है। मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट में उस चीज़ को लेकर प्राइसेस क्या चल रही हैं। मैनेजमेंट सर्विस एंड काउंसलिंग भी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कंसेप्ट आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे किसी बुक में। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है कि एक चेन दर चेन चलती जा रही है। जैसे देखें
मैन्युफैक्चरर से आता है होलसेलर के पास, होलसेलर से आता है रिटेलर के पास, रिटेलर के बाद जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जाता है, सॉरी पहले आता है होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर और रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर के पास। तो ये एक चेन से बनी होती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट बिफोर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन स्ट्रेटजी procuring the right input raw material component and capital equipment, converting the officially into the finished product and dispatching them to the final destinations ultimate consumer तक। ठीक है, physical distribution start at the factory. Managers choose a set of warehousing, stock point, and transportation carrier that will deliver the goods of final destinations in the desired time or at the lowest total cost. Physical distribution has now been expanded into the broader concept of supply chain management. Supply chain management start before physical distributions and means strategically procuring the right input, raw material, component, and capital equipment, converting them efficiently into the finished product and dispatching them to the final destinations. मार्केट लॉजिस्टिक्स क्या है? ठीक है, मार्केट लॉजिस्टिक्स मीन सेल्स फोरकास्ट, मीन्स टू से आज जो हमारी सेल है कल हमारी सेल क्या होगी, एस्टिमेट करना। जैसे कोविड-19 का आप देखें तो एस्टिमेशन लगाया जाता था कि आज अगर इतने हैं 2 मंथ्स के बाद इसके चांसेस बढ़ने के हैं, 2 मंथ्स के बाद इसके चांसेस डाउनवर्ड के हैं। तो ये पहले से फोरकास्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डाटा, प्रीवियस परसेप्शन। डिस्ट्रीब्यूशन स्केजुलिंग, ठीक है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो बनाए गए उसको स्केड्यूल प्रॉपर फॉर्म में बनाया जाता है। प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन के क्या प्लान्स हैं, मीन्स टू से फोरकास्टिंग जब आप करते हैं तो आपके पास होता है कि जैसे आप एस्टिमेशन लगाते हैं, बिजनेसमैन हो तो वो कहता है कि इस दफ़ा मेरी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या मैंने जो कैटलॉग तैयार किया वो 1000 आइटम की है। अगर मैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहता हूँ इन फ्यूचर में तो अगर टैक्स रेट भी बढ़ जाते हैं, इस तरह से रिस्क जो रिस्क टेकिंग जो एलिमेंट होते हैं उनको भी माइंड में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर टैक्स रेट बढ़ जाते हैं तो मैं उनका इतना मार्जिन निकाल लूँ, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाती है मैं इतना मार्जिन निकाल लूँ। अच्छा, उसके बाद मैं अगर अपनी बल्क आइटम को इंक्रीज कर लूँ 1000 से 3000 कर लूँ तो मेरी एक तो कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरा मेरे इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस में भी कम हो जाए, बल्क में इकट्ठी चीज़ें वो जब रन की जाएंगी तो इससे मुझे ये फायदा होगा। ये कुछ मेजर्स लिए जाते हैं अपनी सेल को फोरकास्ट करने के लिए। मार्केट लॉजिस्टिक का ये काम होता है कि वो सेल को फोरकास्ट कर रहे होते हैं। फिनिशिंग गुड्स, इन्वेंट्री सीएंस, देन पैकेजिंग, पैकेजिंग किस तरह की हो, मीन्स टू से कि हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं इन फ्यूचर में सेल को इंक्रीज करने के लिए। इनपुट प्लांट वेयर हाउसिंग कहाँ पे होना चाहिए, इन फ्यूचर में हम बल्क में अगर आइटम बनाते हैं तो हाँ हमारे पास स्पेसिंग कम तो नहीं होगी। ठीक है, शिपिंग रूम फोरकास्टिंग, आउटबोर्ड ट्रांसपोर्टेशन, फील्ड वेयर हाउसिंग, कस्टमर डिलीवरी एंड सर्विसिंग के बारे में। नेक्स्ट अगर आप लोग नीचे वाले आप खुद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मार्केटिंग लॉजिस्टिक डिसीजंस, व्हाट शुड ऑर्डर बी हैंडल्स, ऑर्डर को किस तरह से हैंडल करना है। अगर ऑर्डर जो है 1000 का है, 1000 से शिफ्ट कर जाता है, किसी बल्क अमाउंट में ऑर्डर है 3000 का, तो आपके पास जो मशीनरी है वो तकरीबन 8 घंटे में 1000 आइटम बनाती है। तो किस तरह से आप मैनेज करेंगे कि आप एक अदर मशीन का अरेंज करेंगे या शिफ्टिंग में कन्वर्ट कर देंगे, किस तरह से आप जो है ऑर्डर हैवी अमाउंट में जो बल्क में जो ऑर्डर मिलता है उसको फुलफिल कर सकते हैं। वेयर शुड स्टॉक बी लोकेटेड, फिर उसको करने के बाद फॉर एग्जांपल शिपमेंट 1 मंथ के बाद जानी है तो आप क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको स्टोर कहाँ पे करना है। हाउ मच स्टॉक शुड बी हेल्ड, ठीक है, कितना स्टॉक आपने रखना है और कितना सेल करना है। हाउ शुड गुड्स बी शिप्ड, कितनी गुड्स को आगे सेल करना है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होनी चाहिए। डिटरमाइनिंग डिटर्मिनिंग ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, मैक्सिमम आप कितनी क्वांटिटी में जो ऑर्डर है उसको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 8 घंटे में अगर आप जो है 1000 बनाते हैं, फॉर एग्जांपल डबल शिफ्ट भी आप भी लगाते हैं तो रात को 10 बजे के करीब अगर शिफ्ट बंद करते हैं, 3 शिफ्ट भी लगा लें अर्ली मॉर्निंग 8, तो इट मीन्स मैक्सिमम आप जो क्वांटिटी को फुलफिल कर सकते हैं पर डे वो 3000 की होगी। ठीक है, इसी तरह से ये डायग्राम में देख लें, यहाँ पे है ऑर्डर क्वांटिटी कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, इनपुट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट की इनपुट कैरिंग कॉस्ट इतनी आती है। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट डाउनवर्ड है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट दिस है, दोनों को मिलाओ तो ये जो पॉइंट है ये इनका ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, मींस टू से कि इतनी टोटल जो है ना प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो सकती है इस सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट वन है ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स। ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स मींस टू से कि अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी तो इट मींस हमारे जो सेल्स है एक तो वो इंक्रीज होगी,
दूसरा कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज होगी। कस्टमर की जो लॉयल्टी इंक्रीज होगी तो फिर इट मीन्स के उनका जो रिलायबिलिटी है या कंसिस्टेंसी है या टेक्टेबिलिटी है वो एंड जो फ्रीक्वेंसी है उनकी वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज अप होना शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा, अल्टीमेट इफेक्ट यही होगा कि सेल की फोरकास्टिंग आपकी सक्सेसफुल होगी, इन फ्यूचर सेल इंक्रीज होगी, इन फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, आपका ब्रांडिंग का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कस्टमर के माइंड पे, और अल्टीमेट आपकी जब ब्रांडिंग जो है इक्विटी ब्रांडिंग अप होगी तो उससे उसका जो असर होगा अल्टीमेटली आपकी सेल को इंक्रीज करने में होगा। ठीक है, इस तरह से जब आप इंटरलिंक करेंगे टॉपिक्स को तो फिर आपके पास बहुत हैवी अमाउंट में डाटा होगा राइटअप करने के लिए। कंसेप्चुअली एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ इंटरलिंक करना सीखें। ठीक है, चलिए बस आज तक के लिए इतना ही। एक दो लेक्चर्स हैं कि जो आपके 35 मिनट से अबव गए हैं, लेकिन कुछ लेक्चर ऐसे भी हैं कि जो 24-25 मिनट्स के हैं। तो आप ये टेंशन ना लें कि मैम एक लेक्चर बहुत आपने लंबा कर दिया या एक बहुत थोड़ा कर दिया है। पर्पस ये है कि एक टॉपिक अगर मैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती तो फिर भी मैंने नेक्स्ट चैप्टर की स्लाइड्स उसके साथ ऐड करनी थी। ठीक है, आपको भी पता है 10 लेक्चर्स हैं, तो फिर इसीलिए अगर एक टॉपिक चल रहा है उसको स्मूथली अगर चलने दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपको अगर कंपनसेट कर लें, इसमें अगर 20 मिनट्स से 25 मिनट्स का लेक्चर है तो नेक्स्ट में अगर किसी एक में ऊपर हो भी गया है तो इट डजंट इट अ बिग डील ना। तो आप इस चीज़ को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करें ग्रुप में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।